हाँ सर, वो बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि उनका ये कहना है आपसे कि हस्तलिखित लेके बंद कर दो। है? हाँ हस्तलिखित लेके बंद कर। हाँ सर, हस्तलिखित बंद करने का आदेश तो निकाल दिया, लेकिन उसका उसकी वजह मैं बता दूं, उनसे मेरी बात हुई आशीष सक्सेना जी से। उनका ये वजह था कि जब तक हम इनको प्रेशर नहीं करेंगे कि ये कैश बुक लिखना नहीं बंद करें, तब तक ये सॉफ्टवेयर पे नहीं जाएंगे। ये इसलिए किया गया था कि आप लोग अच्छा। सैप पे पूरी जो जेड कैश बुक है, जो आपकी जेड कैश बुक है, उसको कैश बुक बना ले। अगर आप जेड कैश बुक को अच्छे से मेंटेन करके उसका प्रिंट निकाल के अगर आप उस पर सील साइन करते हैं, तो वो भी उतना ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड है जितनी आपकी हस्तलिखित कैश बुक होती है। ऐसा ही टैली के साथ भी है सर। जी सर। ठीक है, तो इस चीज में बिल्कुल डाउट नहीं रखिएगा। ये ऐसा ही टैली के साथ भी है कि जितना आप उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, सिर्फ उस पर सील सिग्नेचर हो जाने चाहिए उस पीरियड तक के, तो वो उतना बिल्कुल ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड माना जाता है। कोई भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो ऑडिटर हो, उस चीज पे सवाल नहीं किया जा सकता जिसपे सील सिग्नेचर किए गए हैं अथॉरिटी द्वारा, हमारे सीएमओ सर द्वारा, अकाउंटेंट द्वारा। अगर दोनों ने मिलके एक कैश बुक बना के उसको अगर कर लिया है, तो वो हमारे माने जाते हैं, ऑथेंटिकेट रिकॉर्ड है। तो इस चीज, लेकिन कई लोग कैश बुक क्यों मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि किसी को सैप पे पूरा आ नहीं पा रहा है, जेड कैश बुक पूरी चढ़ नहीं पा रही है, सारे बैंक जी अकाउंट जी जेड कैश बुक में नहीं चढ़ पा रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं जी। मैच कर पा रहा है, जेड कैश यस बुक सर। बाइफरकेट नहीं हो पा रहा है कि कैश, अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स हमारा कैश में कितना आ रहा है और बैंक में कितना आ रहा है, मतलब चेक से कितना आ रहा है, ये जी जी। बाइफरकेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है सर। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है सर, इस प्रॉब्लम के मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना ये आदेश निकाला गया कि आप लोग हस्तलिखित कैश बुक बंद करते। तो वो आप लोगों के ऊपर एक तरह से कई लोग जो नहीं लिखना चाहते, जो नहीं जाना चाहते हैं, मतलब जो लोग नहीं करना चाहते हैं, उस चीज को उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए कराया है कि सब लोग हस्तलिखित बंद करेंगे, तब कहीं जाके उनको इस पे आना पड़ेगा, मजबूरी में आना पड़ेगा। लेकिन चीजें वो उल्टी रही है कि हमारा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, बट तब भी हमें मतलब प्रेशराइज किया जा रहा है कि हस्तलिखित या हैंड राइटिंग कैश बुक्स बंद कर दी जाए। जी मुझे जी जी। अभी तक ऐसी कोई यूएल भी नहीं पता जहाँ पे बंद हो गई है, फुल टाइम नहीं नहीं, चले। अभी तो कहीं नहीं। जहाँ पे जी टैली चल रहा है वहाँ पे भी लोग, क्योंकि पुराने जमाने के लोग होते हैं, जो नए नए अधिकारी आते हैं उनको भी कैश बुक ही समझ में आता है, उनको ये आदेश और उन सब चीजों से मतलब नहीं होता। तो ये एक धर्रा चला आ रहा है लोगों का कि मतलब मैनुअल मतलब ऑथेंटिकेट, ऐसा नहीं होता। आप सर्वर पे डाटा है आपका, आप उसका प्रिंट निकालिए, आप अपने पास कॉपी रखना चाहते हैं, आप प्रिंट निकालिए, उस पर सील साइन करें, बिल्कुल आपका वो होगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट माना जाएगा। अच्छा, अपन बात कर रहे थे अपनी नगद प्रवाह, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैंने आपको बताया था 3 टाइप की एक्टिविटी होती है हर साल, ठीक है। परिचालन व्यय, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल गतिविधियां, ये गतिविधि रिलेटेड है, यानी आपको ये देखना है कि आपकी किस गतिविधि में कितना नगद लगा, कितना खर्चा हुआ, कितना आपको एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। ऑपरेशनल मतलब आप न्यूज़पेपर, सैलरी, प्रॉपर्टी टैक्स, यानी डे टू डे जो आपके राजस्व जिसे बोलते हैं आप, राजस्व वाली चीजें, जितनी भी आपकी राजस्व वाले खर्चे होते हैं वो सारी इसी में आती है। आपकी जो राजस्व आय होती है वो पूरे ऑपरेशनल में आते हैं, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन राजस्व का होता है। दूसरा हमारे इतना बड़ा ये सब जोड़ घटा ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको बता दूंगा मैं, इंग्लिश वाले में बिल्कुल क्लियर समझा दूंगा। इसमें थोड़ा सा वो आता है, जैसे हार्स, हार्स का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोई नगद चीज नहीं होती है, डेप्रिसिएशन एक नोशनल एंट्री होती है। मतलब आप 10,000 रुपए की कार खरीद के लाए हो, तो क्या एक साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रुपए रहेगी? क्या नहीं होती, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम हो गई उतने को भी हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी, ये परिचालन गतिविधि का टोटल आ जाता है कि परिचालन गतिविधि से आपको 5,61,000 रुपए अर्जित हुई, कैश अर्जित हुई, आय नहीं, कैश अर्जित हुआ। निवेश, निवेशात्मक गतिविधियां, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जिसमें आप देखिए आपके जितने भी है संपत्ति,
प्रगतिरत कार, निवेश यानी एफडी वेफडी बनाना, उसको तोड़ना। अगर आपने एफडी बनाई तो आपके पास से नगद गया, और अगर आपने एफडी तोड़ी तो आपके पास नगद आया। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। नगदी प्रवाह में ऐसे ही बनता है कि आपके पास से अगर पैसा गया तो वो कैश फ्लो में माइनस होगा, अगर आपके पास पैसा आया तो वो कैश फ्लो में प्लस होगा। आपके पास नगद का कितना कहाँ से आ रहा है ये चीज उसमें लिखी जाती है। और अंतिम में आता है वित्तीय, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में मेजरली आपका सिर्फ बैंक लोन है, आपके यहाँ पे केवल बैंक लोन है कि जो हुडको से लोन लिया गया है, आपने साल के दौरान में कितना लोन लिया, आपने साल के दौरान में कितना लोन चुकाया, ठीक, उस लोन को चुकाने पे आपने कितना इंटरेस्ट दिया, ठीक। और इसमें अंत में आता है कि आपके पास, क्योंकि ओपनिंग जोड़ लेंगे उसमें कि ओपनिंग मेरे पास नगद इतना था और अंत में मेरे पास इतना नगद बचा। तो आप एक चीज देखिए, आप करते हो ये हिसाब किताब करते हो, बट किसी फॉर्मेट में नहीं करते। आप समझ गए मेरी बात? आप किसी फॉर्मेट में नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया। आप सुबह घर से निकलते हो कि मेरे पास आज सुबह 200 रुपए है, आज मुझे 300 रुपए कहीं से मिले, मैंने 400 रुपए खर्चा करे, तो अंत में आ गया रहा मेरे पास 50 रुपए बचे, तो मेरे दिमाग में रहता कि 50 रुपए कहीं गए, ठीक है। तो ये चीज भी इसी चीज के लिए बनाई गई है, इस चीज को भी हमने इसी चीज के लिए बनाया गया है। कैश फ्लो में आपका मिलान करना कि आपने जो कैश का एंट्री करी है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। अंत में जो रिसीट पेमेंट, रिसीट पेमेंट आप लोगों का आय व्यय पत्रक, साल में अगर 10,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूला आपने, ठीक है, अब वो 10,000 में से 2,000 पिछले साल का था या पिछले के पिछले साल का था, इस चीज से इसको मतलब नहीं होता। इसको मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स में 10,000 वसूला तो वो 10,000 रुपए आएगा। अगर आपने टेलीफोन का पेमेंट करा 10,000 रुपए, इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि वो 10 में से 5,000 रुपए पिछले साल का था, आप 10 के 10 पूरे यहाँ पे पेमेंट में लिखेंगे। तो ये आप लोगों का आय व्यय पत्रक होता है, जो आप जिस तरीके से आप लोग अपना आय व्यय पत्रक बनाते हैं, जो सिंगल एंट्री मोड पे होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स साल की कितनी वसूली, वाटर टैक्स साल की कितनी वसूली, तो वो चीज यहाँ पे आती है रिसीट पेमेंट में, ठीक है। ये प्राप्ति भुगतान का ये फॉर्मेट है हमारा, ये सारा हमारा फॉर्मेट है, ये सब चीजें आपको कोडिंग वोडिंग दी हुई है, ठीक है। ये उसको बनाने का कि राजस्व कर कितना है और प्राप्ति योग्य कितना है, मतलब ये एक छोटा सा तरीका होता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप लोग एक फॉर्मेट बनाते हो, आप लोग एक वसूली पत्रक बनाया जाता है, ठीक है। तो वसूली पत्रक में क्या बनाया जाता है? प्रारंभिक लेनदारी, मतलब प्रारंभिक लेनदारी कि हमें कितना लेना है लोगों से, प्रारंभिक लेनदारी हमें कितना लेना है लोगों से, प्रॉपर्टी टैक्स कितना लेना है। तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने लिया किसी से और लेना है, मान के चलो हम लिखते हैं उसमें 2 लाख रुपए, लेकिन साल की वसूली कितनी होती है हमारी साल की वसूली होती है 1,80,000 रुपए, तो हम रिसीव पेमेंट में 1,80,000 लिखते हैं। अगर आपको वसूली नहीं पता है तो आप क्या लिखते हो, पूछते हो, आप पूछोगे कि भैया ये बताओ कि साल में कितना, अंत में कितना लेना बच रहा है। अगर आपका 20,000 बच रहा है लेना, तो आप उसको क्या लिखोगे कि उल्टा करके निकालोगे कि 1,80,000 रुपये हमने वसूल दिया होगा। तो ये उस तरीके की गणना करने की शीट है, इसको आप जैसा चाहे वैसा, ये बैलेंस शीट से बनाने का बोला है उसने कि बैलेंस शीट से कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर को इस्तेमाल करके रिसीव पेमेंट कैसे बनाया जाता है हमारा, ठीक है। ये हमारा रिसीव पेमेंट हो गया। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीव पेमेंट, ये सब चीजें, लेकिन ये चीज आप लोगों को समझने के लिए जरूर थी। इस सब चीजों के एक एक चैप्टर होते हैं, 11th 12th जो शुरू में कॉमर्स पढ़ते हैं उनके एक एक चैप्टर होते हैं, एक एक बनाने का तरीका होता है, एक एक बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा, वैसा हो गया तो वैसा, इन सब चीजों के चैप्टर होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर पे अपन ना घुस के अपन अपनी यूएलबी को रख के बात करेंगे तो उसमें हमको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है। बुक में तो सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा, ऐसा हो गया तो ऐसा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें कई सारी चीजें क्लियर होती हैं, इसलिए हमको उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें हमें कम टाइम लगता है ना। तो अब ये हमारा आज का सेशन तो अपन यहीं पे करेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो अभी तक के सेशंस को लेके, तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है।
और भी कोई डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जितने भी वो होंगे, वो अगर आपको मुझसे पूछना होगा तो आप मुझे फोन करके या किसी भी तरीके से आप मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जी बोलिए। सर दे दीजिएगा। हाँ बताइए। सर एक डाउट और था। बताइए बताइए। तो वहां से भोपाल से लेटर और आ रहा था कि भुगतान की स्वीकृतियां ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से दी जावे, मतलब स्वीकृति सर देखो क्या होता है, जो सैप है ना, मैंने आपको बताया एक एडवांस है, जहां पर हाँ हाँ सैप यूज होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहां पे ये फाइल सिस्टम नहीं होता है। हाँ भुगतान की स्वीकृति, स्वीकृति की बात अच्छा कर रहे हैं कि भुगतान की बात कर रहे हैं? हाँ, आप किस चीज की भुगतान बात की कर रहे हैं? स्वीकृति कंप्यूटर। भुगतान की स्वीकृति, हाँ वो मैं बता रहा हूँ। तो हाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में ये नोटशीट नहीं चलती है सर, ठीक है। बड़ी अच्छा बड़ी कंपनियों में केवल और केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक परमिशन लेने से दूसरी परमिशन, यानी कोई फाइल आपकी टेबल से उठ के किसी अधिकारी की टेबल पे फाइल नहीं जाती कि सिग्नेचर करवा के लाओ उनसे तो वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक, उनमें क्या होता है, सबको एक डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है, आपको भी डिजिटल सिग्नेचर दिया गया, ठीक है। हर अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर बनना है उसमें, जैसे इंजीनियर का ठीक बनना है, फिर सीएमओ का बनना है, अकाउंटेंट का बनना है, और भी जो भी अधिकारी हैं उनका बनना है। तो जो स्वीकृति ठीक लोग जो स्वीकृति देते हैं अधिकारी, मान के चलिए आपने आया कि आपके पास 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, ठीक, तो ठीक। आप उस फाइल को टीएस चढ़ाते हैं, ठीक, यस सर। उस टीएस के बाद आप उसमें बिल चढ़ाते हैं, फिर उस जी बिल को अप्रूव करने के लिए आप भेजते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, जी है ना। उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास जाता है सीएमओ के पास, जी सीएमओ उसको स्वीकृत करता है, सीएमओ के बाद दोबारा आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आता है, और फिर वहां से आप वो मायरो चलाते हैं। यही प्रोसेस करते हैं आप पूरी, यस यस सर। है ना। तो सर ये ऑनलाइन स्वीकृति है, ये एक तरह की ये अच्छा स्वीकृति है ना, जो आप अलग अलग डिजिटल सिग्नेचरों से सबके अप्रूव करते हो ना, जो अप्रूव करना होता है आपकी भुगतान को, जी वो ऑनलाइन जी स्वीकृति है, ठीक है। अब जी मैंने जी आपको वही चीज बताई कि कौन कितना मैनुअल से अलग हो पा रहा है उसके ऊपर है। जैसे ये सेम चीज हस्तलिखित कैश बुक रिलेटेड है। अब नोटशीट हम्म। कोई मतलब ऑनलाइन स्वीकृति को मानेगा कि आपकी नोटशीट को मानेगा? हम्म। आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्वीकृति कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना भुगतान होता ही नहीं है, उसके बिना फाइल आगे जी बढ़, जी पेमेंट के लिए मायरो चल ही नहीं सकता है जब तक ऑनलाइन। जी जिस सर। जो चीज लिमिट के बाहर होती है उसमें सीएमओ और अध्यक्ष दोनों के सिग्नेचर लगते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, बिल्कुल सही है। तो वो जी जी दोनों की स्वीकृति हो जी गई, डिजिटल सही बात सर। से चलाना का मतलब स्वीकृति हो गई, तो वो ऑनलाइन हो रही है। तो उसमें आप बिल्कुल लिख सकते हम्म। हो कि ऑनलाइन स्वीकृति, लेकिन उसमें अगर बोला गया कि केवल ऑनलाइन की जाए तो ये आप लोग दुविधा में पड़ने वाले लोग हैं कि आपको नोटशीट बंद करनी जी सर। है ना। देखिए कई विभागों में नोटशीट बंद हो चुकी है, वित्त विभाग में नोटशीट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ठीक है। मतलब ये पेमेंट के लिए नोटशीट नहीं चलती विभाग में, पेमेंट के लिए नोटशीट नहीं चलती, सारी स्वीकृति ऑनलाइन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी अधिकारी, आप देखोगे, आप बैंकों में जाओगे, बैंकों में कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफलाइन नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, वो सिर्फ अपने पास रिकॉर्ड के लिए साइन करके रख लेते हैं, लेकिन अप्रूव, ट्रांसफर, सारी चीजें बैंक से होती है और डिजिटल सिग्नेचर लगता है उनका, उनका डिजिटल सिग्नेचर लगता है, ठीक है। तो वो वित्तीय स्वीकृति होगी, तो वो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें अलग नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर रहा हो, जी सर। है ना। तो वो आप उसमें कर जी सकते हैं। सर। बताइए और कुछ। नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करें, टैली पे आए कि आप लोग थोड़ा सा और इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपने आप, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इस चीज पे थोड़ा सा अपन और डिस्कशन कर लें? आप बोलो तो, आपको कोई डाउट हो आप लोग कल तक बना लो, मैं आपको टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था, बताइए। कल सर मैंने कुछ एंट्री पास की थी मैंने टैली में, जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ से तो ज्यादातर लेजर तो आपने बना के रखे थे जो डाटा आपने दिया था जी बिल्कुल। उसमें। हाँ, तो बैंक इंटरेस्ट की कुछ एंट्री मैंने की थी, जी तो उसमें एक अकाउंट था जिसका लेजर उसमें क्रिएट नहीं था पहले से, तो वो लेजर मैंने क्रिएट किया जी बैंक का।
जी। लेकिन उस वाले बैंक में जब इंटरेस्ट की एंट्री पास कर रहा हूँ तो हो नहीं रही उसमें। बैंक में इंटरेस्ट क्या एरर बता रहा है आपको? एरर सर एक सेकंड, मैंने उनको भेजा भी था, दीपक सर को मैंने उसकी स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं बता रहा हूँ दीपक आपको। सर को? नहीं, उसमें सर देखिए, टैली पे जब भी आप एंट्री करें, मैं आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ आपको, अगर देखें टैली पे जब भी आप एंट्री करें, इस पे देखिए सर, स्क्रीन पे देखिए, आप एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप हमने जो डाटा दिया जी है ना सर, हमने जो आपको डाटा प्रोवाइड किया होगा उसमें 2 या 3 साल के डाटा होंगे, ठीक है, जी 2 साल के 3 साल के होंगे। तो आप जब भी टैली पे एंट्री करने जाए तो 2-3 चीजें प्राइमरली ध्यान दें। पहली चीज, ये आपको दिख रहा है करंट पीरियड, वो सर फाइनेंशियल तो चेंज कर लीजिए मैंने। ये करंट पीरियड आपने चेंज कर लिया था, हाँ कर लिया। ठीक है। अब उसमें क्या एरर आ रहा था? अब उसमें एक एंट्री में पास करके बताता हूँ उसमें एरर क्या रहा है। ऐसा कोई एरर आएगा ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, या फोटो खींच के तुरंत वहीं पे व्हाट्सअप कर दिया करो आप मुझे, तो मैं आपको वहीं का वहीं सोल्यूशन बता दूंगा। हाँ हाँ, एक सेकंड में वही बताया जी जी जी। जब तक और किसी को कुछ सवाल हो, कोई डाउट हो, अच्छा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कल अपन और इसमें और डिटेल में थोड़ा सा कर ले कि थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज में जाए, क्योंकि अपना जो अब मैं आप लोगों को टैली पे आप लोगों से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं हमारी, ठीक है, यूएलबी से रिलेटेड, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। हेलो हाँ, हेलो क्या आपको? हेलो। जी बताइए। हाँ सर अब होने लगी, अभी कल नहीं हो रही थी। वो कुछ वो एजुकेशनल मोड पे चला जाता कई बार, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं वैसे भी बता ही देता हूँ आपको कुछ क्या क्या आपको क्या क्या चीजें चेक अच्छा करनी। नहीं इसमें, जी हाँ इसमें एक साथ मेरा डाउट और था। जी जी जैसे मान लीजिए एक एंट्री पास कर रहे हैं तो इसमें जो बैंक इंटरेस्ट का जो अकाउंट है हाँ, वो मैंने क्रेडिट किया था और जो बैंक अकाउंट है उसको डेबिट किया था। आप इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ठीक। हाँ ठीक है तो हाँ वो एक्सेप्ट होने लगा, वो कल नहीं हो रहा था। वो सर वो यही वजह होगी, यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर जरूर चेंज कर लिया करें, करंट फाइनेंशियल ईयर जरूर चेंज कर लिया करें, क्योंकि जब 2 या 3 साल की डाटा एक ही एंट्री में अपन करते हैं, अपन मतलब एक ही टैली में करते हैं, तो ये कई बार करंट फाइनेंशियल ईयर डाटा हम चेंज करना भूल जाते हैं, तो वो डेट एक्सेप्ट नहीं करता है ना। वो इसलिए है कि कोई किसी साल की एंट्री पुराने सालों में ना चली जाए, तो केवल आप इसमें ऐसा कर सकते हो बिल्कुल। कई बार हालांकि खैर फाइनेंशियल ईयर तो कल भी चेंज कर ली थी मैंने, पर पता नहीं क्यों नहीं ले नहीं रहा था कल। वो अच्छा दूसरी चीज, आप करंट डेट भी चेंज कर लिया करो, करंट डेट के पहले की एंट्री लेगा, करंट डेट के बाद की एंट्री नहीं लेता वो।
ठीक है सर? वो तो मैं तो अप्रैल से एंट्री स्टार्ट की थी मैंने, अप्रैल 18 से। ठीक ठीक ठीक। 17-18 की तो आपने कर दी थी, 18-19 की मैं ट्राई कर रहा था। हाँ, तो आप 18-19 में देख लीजिएगा। कई बार ये एजुकेशनल मोड भी चला जाता है, कई बार टेली एजुकेशनल मोड भी चला जाता है, क्योंकि नेटवर्क या ऐसा कुछ होता है, तो ये एजुकेशनल मोड में भी चला जाता है, तो इसलिए ये भी दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग टेली पे एंट्री करें, किसी भी दिन भी 10, 12, 15 एंट्री करें, तो बैकअप जरूर लेने। मैंने बैकअप लेने का आपको तरीका बता दिया, ठीक है? अच्छा, जो डिस्कशन में कर रहा था वो ये था कि जो अब अपना नेक्स्ट अपन टॉपिक रखते हैं वो अकाउंटिंग रिलेटेड रख दें पूरी, जिसमें आपको मैं एक एक ट्रांजेक्शन का बता दूं कि थोड़ा सा और इसमें डिटेल डिस्कशन कर ले, डेबिट और क्रेडिट क्लियर करना हो तो आप लोगों को। तो ये हो सकता है किसी लोगों को समझ में आया हो, किसी लोगों को चाह रहे हो कि थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाता, तो अपन रख सकते हैं, उसको बिल्कुल रख सकते हैं। सर आप कैश बुक की एंट्रियां टैली पे प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा सर। मैं अभी आपको आप ही की यूएलबी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की एंट्रियां, है ना? तो मैं आपको एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर, इसमें एक मुझे जो लेजर आपने बनाए हैं जी तो उसमें जैसे मुझे प्रोफेशनल टैक्स जो हमने भेजा, प्रोफेशनल टैक्स जो काटते हैं जी, उसको हमने शासन को भेजा, तो उसका लेजर कहीं किस नाम से बना है, हमने 350 मुझे सर, कहीं मिल ही नहीं रहा था। 350 जी 350 350। हाँ 35020। एक मिनट में आपको बताता हूँ कि अब अपन नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे। BDA 2 हैंड होल्डिंग कोड। देखिए तो सर 350 में प्रोफेशनल टैक्स का तो कहीं दिख नहीं रहा सर इसमें। कहाँ का है आपका? पिपलौदा का पिपलौदा का 350 में इसमें इसका प्रोफेशनल टैक्स का नहीं इसमें कहीं शो हो रहा है इसमें। आप उसमें टाइप कीजिए PROF या PT टाइप कीजिए, PT या PRO। टाइप किया इसमें तो इसमें ये नहीं आ रहा सर। पीटी में तो 350 का कोई लेजर ही नहीं आ रहा पीटी में। चलिए वो मैं आपको अभी देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप की एंट्रीज हम जो बात करेंगे कल, फिर इसमें हमारे 2-3 सेशन हो जाएंगे। इसमें ये एक सेशन में नहीं हो पाएगा, ये कम से कम 4 से 5 सेशन खा जाएगा ये एक एंट्री। जो आप बोल रहे हैं मुझे ना कैश बुक की प्रैक्टिकल एंट्रीज करके बताएं, तो मैं पहले आपको जो एंट्रीज वाइज है, जैसे देखिए प्रविष्टियां संपत्ति कर और अन्य करों की एंट्री करना, उसमें ये बकायदा पूरी एक एंट्री अपन पास करेंगे, उसमें एक एक को डिस्कशन कर लेंगे। ये एक तरह के एग्जांपल्स हैं जो आपके यहाँ पे होती हैं एंट्रियां, आपके यहाँ पे डे टू डे एंट्रीज होती हैं ये सब चीजें, तो ये आप ही से रिलेटेड है, तो आपको इंटरेस्ट समझ में आएगा कि ये सारी चीजें एंट्री का होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी एक जगह का कैश बुक लिखने का तरीका अलग होता है, दूसरी जगह का कैश बुक लिखने का तरीका अलग होता है। तो मैं किसी एक यूएलबी का अगर कैश बुक लेके उसकी एंट्री करके बताऊंगा, तो बाकी 12 जगह की यूएलबी की एंट्रियां लोगों को लगेगा कि ये इस तरीके से तो हमारे यहाँ नहीं होता, तो इसलिए अलग है ये चीज। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ट्रांजेक्शन एक जैसे ही होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना होता है तो वो सब जगह एक ही तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, तो मैं अपन इसी को चालू करते हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 सेशंस आपको लगेंगे। ठीक है, इसमें ही क्योंकि बहुत सारी टाइप की एंट्रीज होती है। आप देखो, जलापूर्ति से आय हेतु, किराया शुल्क, क्योंकि इसमें हम मुझे हर एक चीज का डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। किस टाइप का? जैसे प्रॉपर्टी टैक्स साल के शुरुआत में ड्यू हो जाता है, साल की शुरुआत में ड्यू हो जाता है ना।
प्रॉपर्टी टैक्स जिस दिन आता है उस दिन ड्यू नहीं होता। साल 1 अप्रैल को मेरा प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू हो गया, अब वो मैं पे करने जाऊंगा तो वो मैं उधारी चुकाने जाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा डिस्कशन होगा हर टॉपिक पे। तो हो सकता है कि हम एक क्लास में केवल एक ही टॉपिक ले पाए इन सभी 15 में से, या फिर हो सकता है कि दो तीन से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कई उसमें डाउट होंगे, कई आपको रूल समझने पड़ेंगे। उसके साथ साथ भी दिक्कत नहीं इस समय जी मतलब अभी क्या टाइम भी ऐसा है कि अगर अपन थोड़ा डिटेल से समझेंगे भी तो बिल्कुल अभी बिल्कुल, sufficient इसीलिए time है मैं सभी चाह के रहा पास हूँ में। कि इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई कैश बुक लेके भी डलवा दूंगा, किसी की भी कैश बुक लेके मैं डलवा दूंगा। आप मुझे बोलोगे सर हमारी कैश बुक लेके, तो मैं और मेरी टीम में से कोई से भी आपको आधे घंटे एनी डेस्क पे लेके फोन कॉल चालू करके आपकी एंट्रियां बिल्कुल डलवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप हमें वो शेयर कर दें, हम एनी डेस्क पे लेके हम आपको करवा देंगे। एनी डेस्क ऐसी चीज है कि जो आपको सारी चीजें क्लियर करवा देगी। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल डिस्कशन बिल्कुल कर लेंगे। हम भी नहीं चाहते कि बिल्कुल आपको भगा भगा के अपन सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी, आप में से अगर जितने लोग कर रहे हैं उतने लोगों ने सारी एंट्रीज भी अपनी पास कर ली और कैशबुक का बैलेंस भी मिला दिया। मैं जेड कैशबुक से आसान है ये बैलेंस मिलाना, मैं आपको ये बता दूं। जेड कैशबुक से आसान है ये बैलेंस मिलाना, है ना। इसमें एक चीज और अपन उसके साथ साथ देखेंगे, जो भी अपन देखेंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, एक जिसमें किस आधारित पे किया जाता है, तो मैं आपको फॉर्मेट वो दे दूंगा, अपना जो स्टडी मटेरियल है एक और दे दूंगा। आप आज वाले डिस्कशन में एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, हिंदी में लिखा शुद्ध भाषा में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप उसी टाइम कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज दो, ग्रुप में भेजना चाहते हो ग्रुप में भेज दो, आप पर्सनल भेजना चाहते हो ग्रुप में भेजोगे तो बाकी लोगों का भी, क्योंकि मैं ग्रुप में ही जवाब दूंगा तो बाकी लोगों को भी वो चीज, क्योंकि हो सकता है उनके माइंड में ना आ रही हो, तो ये चीज का थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिए। किसी की क्लास मिस हो रही हो तो वो मुझे एक आध बार बता सकता है कि सर हमारी क्लास इतनी हो गई तो आप वाली भेज दो, तो हम वाले पार्ट में भेज दूंगा उसको, बिल्कुल बकायदा उसके पर्सनल उसके लिए भेज दूंगा। लॉस किसी का नहीं होगा। एक बात और कह रहा था मैं जी, तो जैसे अभी जो टाइमिंग अपनी 12 बजे की, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। बताइए सर। आप, मैं यही तो डिस्कशन चाह रहा था ग्रुप में, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर 4 बजे, कई मुझे बोले 2 बजे, कई बोले 2 बजे। एक्चुअली अभी हो क्या रहा है कि जैसे ऑफिस आए और अपनी ट्रेनिंग में बीच रहा, तो फिर जो स्टार्टिंग ऑफिस के जो काम रहते हैं वो थोड़ा सा सफर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ सर। अगर अपन 2 बजे से रखें तो 2 से भी रख सकते हैं, 4 से भी रख सकते हैं। अगर किसी को इस चीज में 2 बजे के प्रपोजल पे किसी को अगर डाउट या किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो थोड़ा अभी मुझे बता सकते हैं कि 2 बजे से रखने में या 4 बजे से रखने में किसी को प्रॉब्लम हो। मतलब उनका कहना ये है कि हम जैसे ही ऑफिस आते हैं तो पहले ट्रेनिंग हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि वो सब जाहिर सी बात है कि सुबह सुबह आया तो बहुत सारे काम पेंडिंग हुए रहते हैं। 2 बजे से रखें कल क्या? ठीक है, कोई को है ना, कोई को वो नहीं है तो कल से अपन 2 बजे रखेंगे। मैं शेड्यूल कर देता हूँ, कल से अपन 2 बजे रखेंगे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर जी। बताइए। सर एक्चुअली हमारा अभी ऑफिस लग नहीं रहा है, तो मैं घर पे टैली मैंने इंस्टॉल किया था, तो लाइसेंस वर्जन मांग रहा है सर, क्या इशू चल रहा है सर? कहाँ का है आपका? कौन सी चीज यूएलबी से बोल रहे हैं? बड़ौद का, बड़ौद बड़ौद से बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। राजेश वर्मा, अनम्यूट करो अपने आप को पहले। हाँ सर बोलिए। आप इनकी टैली इंस्टॉल करवा दीजिएगा। ठीक, एनी डेस्क पे लेके या कैसे भी, और अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है सर। आपको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, आप इनसे एनी डेस्क लेके वो करवा दीजिएगा तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक, ओके, एंड करते हैं सर। सर एक और जी बताइए। तो हमारे TSS एक्सपायर इसमें 31 मार्च दिखा रहा है। TSS एक्सपायर होने 31 मार्च। TSS एक्सपायर का मतलब होता है टैली सर्विस सब्सक्रिप्शन। ठीक सर, उसमें सर्विस सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है सर कि आप लोगों को जो सर्विस मिल रही होती है
है ना, टैली से रिलेटेड कोई डाउट होता है, टैली से रिलेटेड आपको कोई समस्या आती है, आपको कॉल सेंटर की सर्विस दी जाती है, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर एंड यूजर है सर, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर एक बार आपने खरीद लिया, एक बार आपको लाइसेंस हो गया, तो ये लाइसेंस लाइफ टाइम लाइसेंस है, ये कभी रिवोक नहीं होता। लेकिन क्योंकि उनको कंटिन्यू पैसे कमाने हैं, तो वो एक अपनी सर्विस बना रखी है, TSS, मतलब टेली सर्विस सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको कोई लेटेस्ट वर्जन आएगा टेली का तो वो दे देंगे, है ना, लेकिन टेली 9 के ऊपर टेली 11 आएगा तो वो नहीं देंगे, टेली 9 का ही कोई लेटेस्ट वर्जन आएगा तो वो दे देंगे आपको। तो इसलिए सर वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेली का डाटा कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, वो सिर्फ छोटे मोटे फंक्शंस ऐड करता जाता है जो अपन यूज नहीं भी कर पाएंगे। पेरोल वेरोल इतने ज्यादा ऐड करता जाएगा, ये उतना यूज होगा नहीं, तो अपन ने इसलिए TSS का इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता। लाइसेंस आपका है, सारी डेट्स है, सारे फंक्शन ओपन है, ठीक है। तो TSS का मतलब ये होता है टेली सर्विस सब्सक्रिप्शन, ठीक सर। वो कोई इशू नहीं है ना? हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, तो वो इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपका एक्सपायर हो रहा है। जी सर, ये गैलेक्सी से ऑनलाइन कौन है, नाम पूछना था सर। गैलेक्सी A50 से कौन ऑनलाइन है? हाँ, किशोर भूरिया, नगर परिषद बड़ौदा से। बड़ौदा से सर। ओके सर। जी जी सर, आप लोग अपने नाम जो नेम है ना वो चेंज कर लीजिए, तो क्या आप अपने नाम से बात कर पाएंगे तो अच्छा होता है। जैसे आपका Vivo 1901, तो वो क्या होता है कि एक पर्सनल वो हो जाता है सबका, ठीक है सर। तो कल अपन 2 बजे मिलते हैं, कल अपन प्रैक्टिकल देखेंगे टेली पे एंट्रीज पास करना, ठीक है। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप आज का थोड़ा सा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू।